यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? पर्सनल चॉइस का मैटर है, यहाँ अकाउंटेंसी का मैटर है। एक अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना है आपको। अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप सेलेक्ट करोगे, उसको किस तरीके से सेलेक्ट करोगे? कहीं तो कहेंगे कि नहीं भाई, प्रूडेंस ये कहता है। प्रूडेंस मतलब अक्लमंदी, समझदारी के हिसाब से तो यही करना चाहिए। ठीक है जी, समझदारी लगा लिया हमने। तो एक पॉलिसी हमने सेलेक्ट किया बेस्ड ऑन समझदारी। दूसरा पॉलिसी हमने बेस किया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। याद करो, मैंने बताया था हायर परचेज, लीगल फॉर्म में हायर परचेज में अभी भी ओनर आप नहीं बने हो। ओनर अभी भी जिनसे आपने गुड्स हायर परचेज में खरीदा है, ओनर वही है, बट सारा गुड्स का मजा आप ले रहे हो। दूसरा एक और एग्जांपल होता है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, मगर आपको पोजेशन, देखो पोजेशन इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी सीख लो, पोजेशन। आपको ऑफिस का चाबी मिल गया है, आप ऑफिस में अलग अलग जगह पे चेयर टेबल लगा के काम शुरू कर दिए हो, ठीक है, इसके कहते हैं पोजेशन मिल गया, पोजेशन। यू आर पोजेसिंग दिस ऑफिस प्लेस, राइट। मगर गवर्नमेंट के नजर में रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने कहा है अभी 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, कुछ रूल्स में बदलाव आने वाला है। पोजेशन आपके पास है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अब हमको अकाउंटेंसी करना है। लीगली मैं ओनर हूं ही नहीं, आई एम नॉट द ओनर। तो मैं ओनर नहीं हूं, ये मेरा है ही नहीं, कानूनन ये मेरा है ही नहीं, तो मैं इसका खर्चा कैसे लिखूं? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आप लीगली नहीं भी ओनर हो तो भी देखो आप इसे यूज कर रहे हो, पोजेशन आपको मिल चुका है, एक फॉर्मेलिटी है जो पेंडिंग है। तो अपने पॉलिसी जो बनाएंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ये है, सब्सटेंस इन सब्सटेंस, ठीक है, ये सामान आपके पास है, लीगैलिटी को गोली मारो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो देखते हैं कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, मटीरियलिटी, राइट। मटेरियलिटी समझा चुका हूं मैं आपको, तो आइए ये आप समझ चुके हैं। याद करो, मटेरियलिटी के कारण हमने स्टेशनरी को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। ये हमारा पॉलिसी है कि अरे भाई 200 रुपया का कैलकुलेटर 10 साल तक चलेगा, 20-20 रुपया डेप्रिसिएशन दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो एक काम करो, एज अ पॉलिसी कंपनी ने ये पॉलिसी बना ली कि स्टेशनरी आइटम्स, कैलकुलेटर और स्टेपलर, ये सब छोटे मोटे आइटम्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो ये पॉलिसी है। तो पॉलिसी जब भी हम बनाएंगे, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटीरियलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। द चॉइस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट। अब देखो भैया, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी, मैं तो फीफो में ही काम करना चाहता हूं। मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट है। मेरे लिए तो लीफो परफेक्ट है, मेरे लिए स्ट्रेट लाइन मेथड परफेक्ट है, मेरे लिए WDV परफेक्ट है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पर्सनल कॉल है। सो क्या कह रहे हैं, द चॉइस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट टू द स्पेसिफिक सिचुएशंस, to the specific circumstances in which the enterprise is operating calls for considerate judgment by the management। मैनेजमेंट जज करेगा कि कौन सा पॉलिसी लगाना है, इसको मैनेजमेंट का जजमेंट बताएगा। अब यहां तक तो बात हो गई। अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है मेरे दोस्त, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्या इनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है? हाँ, क्या ये जिम्मेदार नहीं है? अरे भाई, यही तो है जो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। इंस्टीट्यूट बोलता है कि काम करो भाई, तुम लोग अगर फंस जा रहे हो तो मैं आपको गाइड करने के लिए रेडी हूं। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, बीच बीच में गाइडेंस नोट्स इशू करता है। ऐसे सिचुएशन पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी अभी क्या कहा कि मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करे। अब मैनेजमेंट, अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा जजमेंट काम नहीं कर रहा है, तो मैं हूं ICAI,
आई सी मतलब मैं देख रहा हूं, आई सी तो मुझे अच्छा से दिखता है, मेरा क्लियर है विजन। तो भाई चिंता मत करो, अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं रास्ता दिखाऊंगा, तो मैं गाइडेंस नोट्स भेजूंगा। ये गाइडेंस नोट्स अगर आपको लगे कि भाई मेरा सुझाव अच्छा लगा तो चुपचाप उसे अपना लो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कोई पैसे भी नहीं मांगता भाई, मेरा तो फर्ज है, मेरा तो काम है गाइड करना अकाउंटेंट्स को। तो आईसीएआई गाइडेंस नोट्स इशू करता है, आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इशू करते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे इशू होते हैं, कौन इशू करता है, क्या कमिटी बनती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो ICAI has been trying to reduce the number of acceptable accounting policies through guidance notes, यही हमने अभी कहा था कि गाइडेंस नोट्स देते हैं, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। धीरे धीरे हमने कहा ना कि गाइडेंस नोट्स को हटा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम प्रेफरेंस देंगे इन इट्स कंबाइंड एफर्ट। अच्छा भैया, ये आईसीएआई आप कर रहे हो तो क्या आईसीएआई ही सब कुछ है? अरे नहीं यार, आईसीएआई बड़ा हम्बल है, आईसीएआई ज्यादा घमंड नहीं करता, आईसीएआई सबको लेकर चलता है, आईसीएआई गवर्नमेंट से के साथ भी पार्टनरशिप करता है, आईसीएआई सेबी के साथ भी मिलता है, आईसीएआई आईआरडीएआई के साथ भी बैठक करता है, आईसीएआई आरबीआई से भी कंसल्ट करता है। तो ये आईसीएआई क्या करता है? गवर्नमेंट के साथ मिलता है, कंबाइंड एफर्ट, आईसीएआई का कंबाइंड एफर्ट है भाई, कंबाइंड एफर्ट, ठीक है, कंबाइंड एफर्ट विथ गवर्नमेंट, अदर रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सब अदर रेगुलेटरी एजेंसीज है, सेबी, आरडीआई, आरबीआई, एंड प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट्स। बहुत अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज कहाँ है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज। द मेथड सेलेक्टेड बाय दैट एंटरप्राइज फॉर वैल्यूएशन इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। ये तो अपने समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। डिफरेंट एंटरप्राइजेस में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी चर्चा हो चुकी है। अलग अलग मेथड में अलग अलग डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी is an important policy decision which affects the performance measurement as well as financial position of the business entity। ये लाइन अच्छा से समझ लो, लिखना कैसे है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, गलत पॉलिसी सेलेक्ट कर लिया, may लीड टू अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो भाई ना अंडर स्टेटमेंट अच्छा चीज है ना ओवर स्टेटमेंट अच्छा चीज है, भाई जो भी हो सही स्टेटमेंट होना चाहिए। दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, एक पॉलिसी लगाने से आ रहा है 1.5 लाख रुपया, एक पॉलिसी लगाने से आ रहा है 2.5 लाख रुपया। तो अब भाई दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों ही सही लग रहा है, तो हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया 1.5 लाख रुपया। अगर ये पॉलिसी लगाते हैं तो हमारा प्रॉफिट आएगा 3.5 लाख रुपया का। और अगर हम दूसरा वाला पॉलिसी लगाते हैं, दूसरा पॉलिसी लगाएंगे अगर हम, जहां पर डेप्रिसिएशन मेरा आ रहा है 2.5 लाख रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 2.5 लाख रुपए का। तो यही तो कह रहे हैं, अल्टीमेटली पॉलिसी के ऊपर हमारा प्रॉफिट ऊपर या नीचे हो रहा है। 10 अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सेलेक्टेड विथ ड्यू केयर आफ्टर कंसिडरिंग इट्स इफेक्ट on the financial performance of the business enterprise from the angle of various users of account। Inventories are valued at cost। जो इन्वेंट्री हमने खरीदा है, क्लॉथ खरीदा, हम शर्ट मैन्युफैक्चरर, याद है ना आपको, तो क्लॉथ खरीदा, बटन खरीदे, तो जिस प्राइस पे हमने खरीदा है उसी प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, इतना सही तो बात है। मगर मेरे दोस्त अब शर्ट बन गया है, फिनिश प्रोडक्ट, अब ये शर्ट बन के तैयार है, इसको बनाने का मेरा खर्चा है 200 रुपया, मगर ऐसा सिचुएशन है कि ये बाजार में 250 रुपया का भी बिक सकता है और 150 रुपया का भी बिक सकता है, ठीक है।
तो फिनिश प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि अगर 250 का बिकेगा तो हम कंजर्वेटिव पॉलिसी लगा के इसको रिकॉर्ड करेंगे 200 में, बट 200 का खर्चा किया हुआ शर्ट अगर लग रहा है कि 150 में बिकेगा तो हम कंजर्वेटिव पॉलिसी लगाएंगे और बोलेंगे भैया इसको तो 150 रुपये में रिकॉर्ड करो। भले ही मेरा 200 रुपया खर्च हो गया बट मिलेगा तो सिर्फ 150 रुपया ना। तो कल को जब 250 रुपया मिल रहा था, ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद थी, तो प्रूडेंस बोलता नहीं 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 नहीं, ज्यादा तो भैया जिस दिन मिलना होगा ना तो बस मिल जाए। बट देखो भैया कम मिलने का है तो पहले से ही सोच लो कि कम मिलने वाला, और जब लग रहा है कम मिलने वाला तो उसको कम कर दो भाई वैल्यू। ज्यादा वैल्यू दिखेगा, ज्यादा वैल्यू दिखेगा तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। कैसे सर, अभी बताते हैं। यू हैव 10,000 और इमेजिन करो कि ये आपको लग रहा है कि ये 200 रुपया में बिक जाएगा। आपका कॉस्टिंग है 150 रुपया, ठीक है। तो कॉस्टिंग 150 रुपया है। प्रूडेंस तो बोलता है कि इसको कॉस्ट पे ही लिखो कि 150 रुपया का अगर कॉस्टिंग है तो 150, 1 2 3 4, तो ये हो गया अपना 1 2 3 15 लाख रुपया। कि भाई मेरे पास 15 लाख रुपया का तो स्टॉक है जिसे हम कहते हैं शर्ट। तो ये मिनिमम से मिनिमम ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। मिनिमम से मिनिमम बुरा से बुरा हाल में भी भाई 15 लाख रुपया तो मेरे पास मिलना ही मिलना है। ये हम कब कहेंगे कि मिनिमम से मिनिमम बुरा से बुरा 15 लाख मिलना ही मिलना है? जब मुझे पता है कि मार्केट में मैं आराम से इसे 200 रुपया में बेच पाऊंगा, और अगर 200 रुपया में मैं बेचता हूं तो ये 15 के जगह 20 लाख रुपया मिलेगा मेरे को। तो 5 लाख रुपया का फायदा दिख रहा है। बट ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आज अपने को लग रहा है 200 रुपया, कल हो सकता है ऐसा ही सिमिलर शर्ट, सिमिलर क्वालिटी कोई 125 रुपया में बेच रहा हो। तो भाई हमसे 200 रुपया में कोई क्यों खरीदेगा? ये बताइए आप मेरे को। हो सकता है कि नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बिजनेस, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट। तो जब तुम्हारा बिक्री हो जाए तो ही भैया लिखो कि बिक्री हो गया। अब जैसे अगर ऑर्डर मिल गया मेरे को, कंफर्म ऑर्डर है, तो ये अभी हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब आज के दिन में ये बिक्री नहीं हुआ है। अगर बिक्री हो जाए तो भैया क्लोजिंग स्टॉक का तो मामला ही खत्म हो गया ना, तो सीधा ही सेल्स लिखेंगे फिर हम। अगर ऑर्डर मिल जाए तो सीधा सेल्स लिख देंगे। भाई 10,000 पीस है और लेट से 5,000 पीस का ऑर्डर मिल गया है, 200 रुपया में ऑर्डर मिल गया है, तो सेल्स लिखेंगे सीधा 10 लाख रुपया। इस पॉलिसी को कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहते हैं। और इसमें कहते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस था मेरा 150 रुपया, मार्केट प्राइस था एक फर्स्ट सिचुएशन पे था 200 रुपया। तो उस समय हमने रिकॉर्ड किया 150 रुपया में। जब वो चाइनीज कंपनी आ गई और मार्केट प्राइस गिर गया, ये मार्केट प्राइस हो गया 100 रुपया, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे 100 रुपया में। यही बात है, यही सिंपल सा बात है। यही सिंपल सा बात अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जितने भी हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है इसी कॉन्सेप्ट पे हैंडल करना है। फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, एंड बाई प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब जो 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स है, आर वैल्यूड एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब जितने में लिया था हमने। प्रोविजन फॉर परमानेंट डिम्यूनेशन इन वैल्यू हैज बीन मेड वेरेवर नेसेसरी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोविजन पढ़ा था। जब हमको पता है, कहीं ना कहीं हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट तो भैया नुकसान होना ही होना है, ये
शेयर का देखो, इन्वेस्टमेंट याद करो, एक शेयर हमने खरीदा था 500 रुपया में, अब ये दिख रहा है कि ये शेयर मार्केट क्रैश होके ये मेरा शेयर का दाम हो गया 225 रुपया। अब ये बहुत मुश्किल से ये शायद वापस धीरे 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 500 रुपये आने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो वैल्यू गिर गया, डिम्यूनेशन मतलब फॉल। तो अगर ऐसा कुछ है कि मेरे को कुछ प्रोविजन बनाना है तो हम बना लेंगे जहां एकदम नेसेसरी हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, गलत ट्रीटमेंट हमने कर दिया, हो ही सकता है। डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रीटमेंट अडॉप्टेड, ये जो गलत ट्रीटमेंट हमने कर दिया है इसको डिस्क्लोज करना है, इसको बताना है कि भाई हम भी एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, बाद में हमने करने के बाद एहसास हुआ कि शायद हमसे ये भूल हो गई है, बट तब तक हमारा बैलेंस शीट आउट हो गया है, बैलेंस शीट बन गया है, तो हम क्या करें, तो हम डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। देखो हमारे मन में कोई पाप नहीं, हम डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट में नीचे में लिख दो कि भाई ये जो ट्रीटमेंट हुआ है, एसेट जो हमारा 25 करोड़ में दिखाया जा रहा है, ये हमारे गलत कैलकुलेशन के कारण 25 करोड़ दिखाया जा रहा है, सही कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये 20 करोड़ रुपया दिखाएगा। तो ये सही चीज अगर हम लिख दे नीचे में, और बाकी जब हम नेक्स्ट ईयर जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रीटमेंट अडॉप्टेड इज नेसेसरी in any case, but disclosure cannot rectify a wrong or inappropriate treatment। ये नहीं कि गलती कर लो और बस बता दो मैंने मर्डर किया है जी, मैं डिस्क्लोज कर दे रहा हूं। अरे तो भैया डिस्क्लोज कर देने से क्या तुम्हारा पाप धुल जाएगा क्या, गलत सही हो जाएगा? नहीं, तो ये बताया जा रहा है। देखो भैया पहले क्या था, गाइडेंस नोट्स देते थे, ICAI गाइडेंस नोट्स देते थे, अब बोल दिया कि देखो अब गाइडेंस नोट नहीं, अब तो तुमको ये ही AS फॉलो करना है। याद करो 4-5 घड़ी थी, अब 4-5 घड़ी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, उसके बाद हमने गाइडेंस नोट्स दिया, आपका इच्छा है फॉलो करो तो करो। धीरे धीरे यही गाइडेंस नोट्स जब एक्सेप्टेबल हो जाता तो इसी गाइडेंस नोट्स को बना दिया जाता AS। जैसे ही AS बनेगा वैसे ही क्या होगा पता है, वैसे ही ये 4 घड़ी को काट दिया जाएगा और इस घड़ी का नाम AS हो जाएगा, इसी को फॉलो करना है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज होगा, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने का डायरेक्शन आ जाए कि भाई अब आप लोग क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक समय पे आपको गाइडेंस नोट दिया था, उस समय वो गाइडेंस नोट आप मानो तो ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, जितने भी लोग उस गाइडेंस नोट को मानना शुरू कर दिए तो वही गाइडेंस नोट का सिर्फ नाम बदल के वो AS हो गया है। अब ये AS हो गया तो मैंडेटरी हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान CA इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट को फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो बाद में जब AS आ भी जाए उसे कोई तकलीफ नहीं होगा। वो बोलेगा भाई कोई बात नहीं, मैं तो यही कर रहा हूं जी, आपके गाइडेंस नोट के जमाने से मैं यही फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की दरकार नहीं है। बल्कि मैं ये बोल सकता हूं कि देखिए CA इंस्टीट्यूट जैसा जैसा आपने सजेस्ट किया वैसा वैसा ही हम कर रहे हैं, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी हम गलत फॉलो कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, बट भैया गलत करने में ही तो मजा आ रहा है ना, हम गलत करेंगे क्योंकि गलत करने से मुझे फायदा हो रहा है। CA इंस्टीट्यूट आपको कह रहा है कि नहीं नहीं अब आप गलत मत करो, AS के हिसाब से काम करो, इससे सही काम होगा, आपको सही काम करना नहीं है, AS को फॉलो करना मैंडेटरी हो गया है, तब आपको ये पॉलिसी चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई गाइडेंस नोट नहीं आया है, कोई AS नहीं आया है, आप अपना ही पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और अचानक आपको ये एहसास हो गया है कि ये पॉलिसी हम चेंज करेंगे तो और अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन बनकर आएगा, तो आप करिए भैया, कोई आपको रोकेगा नहीं। चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटीरियल इफेक्ट। मटीरियल इफेक्ट मतलब भैया एक सब्सटैंशियल इफेक्ट, 2 रुपया 10 रुपया का बात नहीं हो रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे तो 10,000 रुपया का फर्क पड़ेगा भाई, तो ये मटेरियल इफेक्ट है। हो सकता है कि 10,000, ओह माय गॉड कम ऑन व्हाट आर यू सेइंग, 10,000 रुपीज, यू नो माय कंपनी 100 करोड़, अरे यार करोड़ लाख के नीचे बात मत कर, ये 2-5 हजार के लिए बात ही मत कर, तो उसके लिए वो मटीरियल इफेक्ट नहीं है। तो चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव मटीरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल,
if depreciation method is changed from straight line method to written down value method, or if the cost formula used in the inventory valuation is changed from weighted average to FIFO, or if interest is capitalized, which was earlier not in practice. All these will increase or decrease the net profit. Net profit पे कुछ ना कुछ असर आएगा. अब इसको देखो, क्वांटिफाई करो कि ये पॉलिसी चेंज करने से कितना रुपया का फर्क पड़ा. आप मुझे बताइए कि चेंज करने से, ये चेंज करने से 2 करोड़ रुपया का फर्क पड़ा है. 2 करोड़. हाँ भैया, क्या करें, गलत पॉलिसी पे अकाउंट्स बना रहे थे, आंख खुल गई है, अब हम सही पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, तो 2 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट, जो कल तक 10 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से. भैया देखो, पॉलिसी चेंज करने से भैया 2 करोड़ रुपया ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है. तो देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सिर्फ पॉलिसी चेंज करने से 10 करोड़ का प्रॉफिट 12 करोड़ पे दिख रहा है, तो है ना इंपॉर्टेंट? यस, इंपॉर्टेंट है. Therefore, it is necessary to quantify मतलब 10 करोड़ का प्रॉफिट अब हो गया 12 करोड़ का. कैसे हुआ? चेंज ऑफ द पॉलिसी के कारण. तो क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज करने से क्वांटिफाई क्या है? 2 करोड़ का नया एडिशनल प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा. या हो सकता है एसेट का वैल्यूएशन जो कल तक हम 2 करोड़ पे कर रखे थे, अब वो एसेट का वैल्यूएशन हम 2.5 करोड़ पे कर रहे हैं, तो एसेट को कल तक 2 करोड़ का दाम हो गया 2.5 करोड़. तो जो भी है आपको बताना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना पड़ेगा. तो ये जो रैंकिंग सिस्टम होता है मेरे दोस्त, इसके लिए हम कहते हैं ऑर्डिनल. ठीक है. और कार्डिनल नंबर जो है, इसका मतलब है हाउ मेनी, कितने आदमी थे रे सरकार? 4. तो ये है कार्डिनल नंबर. 1 2 3 4 5 6. तो जब भी अपने रैंक का बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसका मतलब है ऑर्डिनल नंबर. कितने आदमी थे बोलते हैं तो मतलब कार्डिनल नंबर. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द 3 एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट आर. किसी भी चीज का जब हम मेजरमेंट करने का इच्छा प्रकट करते हैं तो मेजरमेंट करना है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड. अकाउंट्स में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स विच आर इन फाइनेंशियल नेचर, पैसा का नेचर है, तो चलो भैया उसको हम मेजरमेंट करना है. सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज्ड. अब अकाउंट्स का बात करें तो ये स्टैंडर्ड क्या होता है, किस स्केल में करते हैं? मनी में करते हैं. इंडिया में करते हैं तो वो मनी हो जाता है रुपीज. और इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड और स्केल. अब हमने जो मेजरमेंट किया मनी में, उसको हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि भाई ये जो मेजरमेंट हमने किया है, क्या सही किया है, गलत किया है, इसमें कुछ कमी है. तो ये बेसिक कोई भी मेजरमेंट हो तो पास्ट का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रेजेंट भी चाहिए, फ्यूचर भी चाहिए. अब एक बात बताइए, फ्यूचर इंफॉर्मेशन जो है, पास्ट में कुछ घटना घटा, ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो चुका है तो वो पास्ट बन गया, हो चुका है, उसको तो मेजरमेंट कर लिया पैसे में, राइट? सटीक मेजरमेंट, एग्जैक्ट. कैसे? 50,000 रुपया का फर्नीचर खरीदा तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीद लिया है. अब फ्यूचर में कितना फर्नीचर खरीदेंगे उसका मेजरमेंट कैसे करें? वो तो एस्टिमेट ही किया जा सकता है, उसमें मेजरमेंट नहीं किया जा सकता. उसके लिए अपने शब्द बोलेंगे एस्टिमेशन. जब भी हम फ्यूचर का बात करेंगे तो फ्यूचर कैन नॉट बी मेजर्ड, फ्यूचर कैन बी एस्टिमेटेड. तो ये टेक्निकल बात समझ जाइए. फॉर एक्सटर्नल यूजर्स जनरली द पास्ट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड. भाई पास्ट का इंफॉर्मेशन जो है वही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है जी. देयर इज नो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग. कोई अकाउंटिंग में यूनिफॉर्म तो है नहीं. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कि भाई हमेशा हम 500 शर्ट ही बेचेंगे, नहीं, कभी हम 400 भी बेचेंगे, कभी हम 300 भी बेचेंगे, कभी हम एक पीस भी बेच सकते हैं. तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता. सभी को 10,000 का सैलरी, ऐसा थोड़ी ना होता है. तो यूनिफॉर्म तो होता नहीं है जी. यूनिफॉर्म सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग नहीं होता है. और होता हो या नहीं होता, जो भी होता है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग.
अब डिसीजन मेकर को पास्ट के साथ साथ फ्यूचर का प्रोजेक्शन भी चाहिए। तो यही बात हो रहा है। क्यों चाहिए? अगर किसी को लोन देना है बिजनेस को, तो वन नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रीपेमेंट एबिलिटी, पॉपुलरली कॉल्ड डेट सर्विसिंग। फ्यूचर में भाई तू पैसा दे सकता है क्या नहीं दे सकता, फ्यूचर में तेरा कमाई आने का क्या प्रोजेक्शन है ये बता, प्रोजेक्शन बता, प्रोजेक्शन। इट मे बी मेंशन्ड दैट पास्ट एंड प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स कैन बी मेजर्ड विद सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पास्ट एंड प्रेजेंट को तो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, बट फ्यूचर इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर ओनली प्रेडिक्टेड एंड नॉट मेजर्ड। प्रेडिक्शन भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मांगते हैं। ये प्रोजेक्टेड मतलब होता है प्रेडिक्शन। डिसीजन मेकर्स हैव टू टेक डिसीजंस अबाउट द अनसीन फ्यूचर फॉर विच दे नीड सूटेबल इंफॉर्मेशन। कि पास्ट कैन बी मेजर्ड, प्रेजेंट कैन बी मेजर्ड, फ्यूचर कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। अगर अपने को सड़क मेजरमेंट करना है तो उसका स्केल है किलोमीटर, राइट। अगर एक पानी का बॉटल मेजर करना है या थम्स अप कोका कोला मेजर करना है तो उसका स्केल है लीटर, राइट। अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अकाउंटेंसी में 2 लीटर कोका कोला खरीदा हमने, 2 लीटर कोका कोला का 200 रुपया लगा, 200 रुपीज। तो ये 2 लीटर कोका कोला को हमने मेजर किया है 200 रुपीज में, तो स्केल क्या है? रुपीज। इन अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। सी द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये तो आपने देख चुके हैं। ऑल्दो nowadays quantitative information is also communicated along with monetary information। इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अब जैसे हमने सिर्फ लिख दिया कोल्ड ड्रिंक्स या कोका कोला लिख दिया, कोका कोला 200 रुपया का खरीदते खरीदते हमने लिख दिया इस महीने में 10,000 का कोल्ड ड्रिंक आया, 10,000 रुपीज का। बट कितना क्वांटिटी आया 10,000 का ये तो हमने लिखा ही नहीं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लिख के छोड़ दिया। तो बोला जा रहा है कि नहीं भाई यहाँ लिखिए ना कि 10,000 जो लगा है ये 1,000 लीटर का, लीटर 1,000, तो 1,000 लीटर का 10,000 रुपया लगा है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये हो गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, नॉट फाइनेंशियल, ठीक है। इसका रियल वर्ड रहेगा मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, पैसा का इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। मनी का जब हम बात करते हैं, हे डू यू हैव सम मनी, ये क्वेश्चन अगर अमेरिका में अगर आप हो और आपसे कोई पूछता है हे डू यू हैव सम मनी, और आप इंडिया का रुपया निकाल के दे रहे हो, तो बोले नो नो आई नीड अमेरिकन डॉलर। आप अगर सिंगापुर में हो तो वो मनी का मतलब है सिंगापुर डॉलर, इंडिया में हो तो मनी का मतलब है रुपीज। तो मनी एज अ मेजरमेंट स्केल हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन, यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है, क्योंकि हर देश का मनी अलग अलग है। कोका कोला का जो लीटर है, 1 लीटर कोका कोला, वो इंडिया में भी 1 लीटर है, अमेरिका में भी 1 लीटर है, पाकिस्तान में भी 1 लीटर है, 1 लीटर कोका कोला, राइट। बट इंडिया में 100 रुपीज और अमेरिका में $100 एक नहीं है, क्योंकि रुपी अलग है, डॉलर अलग है। तो मनी एज अ मेजरमेंट स्केल हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन। तो एक तो ये समझ में आ गया, इट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। कोका कोला 1 लीटर इंडिया में भी वही, बाहर में भी वही, बट जब हम मनी से मेजरमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल नहीं है अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री अनलेस अ कॉमन करेंसी इज इन वोग। कॉमन करेंसी तभी हो सकता है अगर इंडिया में भी हम हर चीज डॉलर में खरीद रहे हैं, पाकिस्तान में भी हर चीज डॉलर में खरीद रहे हैं, लंदन में भी हर चीज डॉलर में खरीद रहे हैं, सिंगापुर में भी हर चीज डॉलर में खरीद रहे हैं। तो हर जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही करेंसी है, डॉलर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है। सो अनलेस अ कॉमन करेंसी इज इन वोग, वोग मतलब फैशन, since the rate of exchange fluctuates between two currencies over time, exchange fluctuation मतलब आज exchange करेंगे $1 को, $1 अगर आज exchange करेंगे तो 65 रुपया है, कल कर रहे हैं तो 67 है, किसी दिन 59 है।
तो ये एक्सचेंज $1 को अगर हम रुपी से एक्सचेंज करें तो अलग अलग वैल्यू मेरे को मिल रहा है, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज फ्लक्चुएट्स बिटवीन टू करेंसी ओवर टाइम. मनी एज अ मेजरमेंट स्केल ऑल्सो बिकम्स वोलाटाइल. वोलाटाइल मतलब फ्लक्चुएशन, हाई फ्लक्चुएशन को वोलाटाइल बोलते हैं, तुरंत गर्म होना, तुरंत ठंडा हो जाना. तो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको वोलाटाइल कहते हैं. तो मनी एक मेजरमेंट का अगर हम बात करें तो इट्स अ वोलाटाइल सिस्टम. भाई सीधा सीधी बात है, मनी एज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि आज $1 60 भी है, कल 61 भी है, 62 भी है. अमेरिका से मुझे कुछ इंपोर्ट करना है तो डॉलर जो है मुझे डॉलर में इंपोर्ट करना है, और करेंसी का फ्लक्चुएशन, आज $1 ₹65 का है, कल 63 का है, तो अलग अलग रेट में मुझे खरीदना है. तो ये जो मनी है ये स्टेबल नहीं है. हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन किया हमने 5,000 पीस, और 5,000 पीस को हमने बेच दिया है 5 लाख रुपए में, राइट. तो बेसिकली 5,000 पीस को 5 लाख में बेचा तो ₹100 पीस में बिका है. अब यहाँ अगर अपने देखें, अगर सिर्फ सेल्स फिगर को देखें, प्रोडक्शन को नहीं देखें, कंपेयर करें सेल्स टू सेल्स, तो 5 लाख से ये आ गया है 5,40,000 में. तो अपने को लगेगा कि अरे वाह यार, ईयर 2 में तो तुमने 8% ग्रोथ रेट मारा है, क्योंकि 5 लाख का 8% होता है मेरे दोस्त 40,000 रुपया. तो ये 8% से ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है. बट क्या ये एक्चुअली 8% का ग्रोथ है? देखिए, लुकिंग एट द मॉनेटरी फिगर्स, वन में बी ग्लैड फॉर 8% सेल्स ग्रोथ. बट मेरे दोस्त, अगर ध्यान से हमने देखें तो ये 4,500 पीस को हमने 5,40,000 में बेचा. पर पीस का कैलकुलेशन करें तो शायद अपने को समझ में आए कि ज़्यादा का ग्रोथ रेट है. इनफैक्ट देयर वॉज 10% प्रोडक्शन एंड सेल्स डिक्लाइन. 10%, 5,000 पीस से 4,500 पीस में पहुंचे हैं, तो 10% का प्रोडक्शन का डिक्लाइन है. और ये 10% डिक्लाइन के बाद ये सेल्स का फिगर है कि ईयर 1 में है 5 लाख, ईयर 2 में है 5,40,000. तो कहने का मतलब ये कंपैरिजन में लग रहा है कि सेल्स इंक्रीज बाय 8%. तो ये इसके अंदर का बाकी खबर नहीं है अपने पास कि भाई साहब यहाँ 5,000 पीस था और यहाँ 4,500 पीस था, कि कंपेयर किया इस साल का सेल 5 लाख, नेक्स्ट ईयर का सेल 5,40,000, तो भैया 8% का ग्रोथ है. बट क्या ये सही है? नहीं जी, ये सही नहीं है, क्योंकि 5,000 पीस का 5 लाख और 4,500 पीस का 5,40,000, तो ये ग्रोथ परसेंटेज चेंज हो जाएगा कि यहाँ 5,000 पीस का बनाने में लगा 4 लाख रुपया और यहाँ 4,500 पीस को बनाने में लगा 4,50,000 रुपया. तो अब देखा जाए तो 5,000 पीस 4 लाख में बना, 4,500 पीस 4.5 लाख में बना. टेकिंग ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ग्रॉस प्रॉफिट तो हमेशा यही होता है. देन इन द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट वॉज 1 लाख. 5 लाख में सेल, 4 लाख का बनाने का खर्चा, तो 1 लाख का प्रॉफिट था. वाइल इन द सेकेंड ईयर प्रॉफिट वॉज 90%. 5,40,000 में बेचा है मैंने और इसको बनाने में लगा है 4,50,000. देयर वॉज 10% डिक्लाइन इन ग्रॉस प्रॉफिट. मेरे दोस्त, अपने को लग रहा है कि 8% ग्रोथ हुआ है, बट ग्रॉस प्रॉफिट में 10% का डिक्लाइन है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट किया था 1 लाख रुपए का, इस बार मैंने ग्रॉस प्रॉफिट किया 90,000 का. सो मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल इन द डायमेंशन. दस अकाउंटिंग मेजर्स, ये जितना भी हम लोग अकाउंट्स करते हैं, इट मेजर्स द इंफॉर्मेशन मोस्टली इन मनी टर्म्स. मोस्टली मतलब हम देखा जाए तो 100% मॉनेटरी टर्म्स में ही करते हैं, विच इज नॉट स्टेबल. अब ये अपने को समझ में आ गया कि मॉनेटरी टर्म तो स्टेबल नहीं है, स्टेबल स्केल नहीं है, और हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट स्टेबल इन डायमेंशन फॉर कंपैरिजन ओवर टाइम. जब हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर करते हैं तो भी ठीक नहीं है. सो इट इज नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट डिसिप्लिन. तो मनी मेजरमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट डिसिप्लिन.
एग्जैक्ट नहीं है, बस हम लोग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, बट ये एग्जैक्ट नहीं है।